यस वेलकम बच्चों। मैं विपिन आपके साथ फिर से जुड़ गया हूँ। कक्षा 6 विज्ञान हम लोग डिस्कस करते हैं अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना। तो इसमें हम लोगों ने जो है वस्तुओं में कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो चमक उत्पन्न करती हैं, उनको हमने अलग किया था। यानी कुछ वस्तुएं द्युतिवान होती हैं, कुछ द्युतिहीन होती हैं। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आप उसके आगे चलते हैं। उसके पहले एक जस्ट मोटिवेशन लाइन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वो बेहतरीन होगा। इसी सोच के साथ जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। यानी पॉजिटिव सोच ही आपका सबसे बड़ा मंत्र है, और उसी पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ, देखो हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो जल में घुल जाते हैं, है ना। जैसे हमने नमक को घोला तो वो जल में आसानी से क्या होता था, विलय हो जाता था। मिट्टी को घोला था तो वो आसानी से विलय नहीं हो रही थी, है ना। तो कुछ पदार्थ जल में आसानी से घुल जाते हैं, है ना, और कुछ पदार्थ आसानी से नहीं घुलते हैं। तो जो पदार्थ पूर्ण रूप से जल में घुल जाते हैं या विलीन हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम विलेय कहते हैं। और अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित जो मतलब नहीं घुलते हैं और काफ़ी समय तक गिलास में विलोडित करने पर, यानी उनको अगर कोई मटेरियल को हिलाने पर भी वो जल में लुप्त नहीं होते, तो इन ऐसे पदार्थों को हम अविलेय पदार्थ कहते हैं। क्योंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, यानी घोल सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में, यानी जो भी हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो जल है वो बहुत ही आवश्यक माना जाता है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? जो द्रव होते हैं, लिक्विड्स, बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं, तो क्या वो जल में विलीन हो जाते हैं? आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटीज 5 है कि सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल यानी और मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र किए, यानी सैंपल इनको कलेक्ट करना है। अब करना क्या है, कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए, मतलब सिरका या नींबू का रस या सरसों का तेल या नारियल का तेल या फिर आप मिट्टी का तेल अथवा किसी अन्य द्रव के जो सैंपल हैं उसमें मिला सकते हो। अब मिलाने के बाद आपको क्या मिलेगा, भांति भांति विलोडित कीजिए, यानी तरह तरह से उसको हिलाइए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व का मतलब होता है इसको देखना, परीक्षण करना, ऑब्जर्व करना, क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सकें उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने परीक्षणों को सारणी 4.4 में लिखिए कि कौन से द्रव विलय हो जा पा रहे हैं और कौन से जो द्रव हैं वो जल के साथ विलीन करने पर वो विलय नहीं हो पा रहे हैं। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी एक परत बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं। अब ये 5 जो चीज़ें थी आपको इसमें फिल करना है। पहला जो आपको दिया गया है वो ये दिया गया है, जो द्रव हैं, और यहाँ पे आपको बताना है भली भांति मिश्रित होता है अथवा मिश्रित नहीं होता है। जैसे पहले ऑप्शन पे सिरका, तो सिरका जो है वो मिश्रित हो जाता है, यानी भली भांति मिश्रित हो जाता है। नींबू का रस ये भी भली भांति मिश्रित हो जाता है। सरसों का तेल ये मिश्रित नहीं होता। नारियल का तेल ये भी मिश्रित नहीं होता। मिट्टी का तेल यानी केरोसिन हो तो ये भी जल के साथ मिश्रित नहीं होता, यानी एक लेयर बना लेता है। आपने देखा होगा कि जो मिट्टी है, मिट्टी का तेल जब घर में इंजन चलता है, या अभी हाल फिलहाल में धान की रोपाई हो रही थी उस समय देखो, अगर केरोसिन का जो तेल है ये अगर पानी के ऊपर गिर जाता है तो उससे एक लेयर बन जाती है, यानी कहने के तात्पर्य ये जल के साथ मिश्रित नहीं होता है। अब बूझो यह सुझाव देता है कि हमें
यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था, क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में वो भलीभांति मिश्रित हो जाते हैं। तो पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं। ये तो इम्पोर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है। गैसें भी जल के साथ विलीन हो जाती हैं। कुछ गैसें जल में घुल जाती हैं, जबकि बहुत सारी गैसें जल में घुलती नहीं हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस। भाई ऑक्सीजन गैस देखा ना, तो पानी जो है, पानी में ऑक्सीजन गैस आपको विलीन हुई मिलती है ना। बहुत सारे जो समुद्री जीव हैं, या कह लीजिए जो फ्रेश वाटर में जो भी जीव रहते हैं, वो अब ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो वो जल में घुली हुई जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। जल में रहने वाले जंतुओं, अब देखो वही बात आ गई कि जल में रहने वाले जंतुओं और पादपों की सर्वाइवल के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कौन? जो ऑक्सीजन जल में घुली हुई है वो। अब आपको बताना ये है कि वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं क्या। तो फिर एक्टिविटीज 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अम्लीय ठोस जल से पृथक हो जाती हैं। और एक्टिविटीज 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही परीक्षण किया था, एक टेस्ट किया था। इनमें से कुछ पदार्थ जो थे वो जल में घुलते थे और कुछ जल में नहीं घुलते थे। वे जल के पृष्ठ पर एक परत यानी एक लेयर बना लेते थे और तैरने लगते थे, और अन्य जो थे वो डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं, है ना बच्चों, तो जिनमें पदार्थ जल में क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। जैसे आप एक गिलास लो, है ना, उस गिलास में आप नींबू का रस डालो तो वो डूब जाएगा, है ना। चीनी डालोगे डूब जाएगी, यानी इसका विलीन हो जाएगा। केरोसिन का तेल डालोगे नहीं डूबेगा, वो अपनी एक परत बना लेता है। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां जो है वह देखो, कंकड़ कंकड़ तो डूब जाएंगे लेकिन सूखी पत्तियां तैरती नजर आएंगी, जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं। शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है। तो भाई पत्तियां तो तैरेंगी, लेकिन कंकड़ जो है वो अगर तालाब में फेंकोगे तो वो डूब जाता है। बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे। तो कोई भी जैसे जो आप मार्बल लेते हो, यानी जो मार्बल लेते हो वो भी जल में डूब, पत्थर का टुकड़ा वो भी जो है जल में डूब जाता है। इसके अलावा जो जल में नहीं डूबते हैं, जैसे आप कागज़ का टुकड़ा लोगे वो नहीं डूबेगा, पत्तियां लोगे वो नहीं डूबेंगी। इसके अलावा कोई जो आपके क्या बोलते हैं, कोई आपकी पॉलीथीन से बनी हुई चीज़ें हैं वो भी नहीं डूबती हैं। स्क्रेबर होते हैं वो भी नहीं डूबते हैं सॉरी। तो कुछ चीज़ें तो जल में डूब जाती हैं और कुछ जल में नहीं डूबती हैं। तो अपने आसपास में जो भी वस्तुएं हैं उनको एक बार जल में डुबाइएगा और उसको आप कैटेगराइज करिएगा कि जो चीज़ें जल में डूब जाती हैं उनकी एक अलग श्रेणी बनाइए और जो जल में नहीं डूबती उनकी एक अलग श्रेणी बनाइए। अब बात करते हैं पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। देखिए पारदर्शिता का मतलब ये होता है बच्चे, पारदर्शिता का मतलब बच्चे ये होता है क्या हो रहा है यार जी, जी पारदर्शिता का मतलब बच्चे ये होता है कि जिन वस्तुओं से होकर, जैसे ये कोई वस्तु है और यहाँ पे हमारी आइज हैं, तो इन आइज से अगर ये कोई वस्तु है, इस वस्तु से होकर हम किसी इस ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, तो ये वस्तु ट्रांसपेरेंट वस्तु मानी जाती है। यानी ऐसी वस्तुएं जिनसे हम आर पार देख सकते हैं उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट वस्तु कहते हैं और इस प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं।
आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दें। तो बच्चों, लुका छिपी का तो खेल आप लोग बाखूबी खेला होगा। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना जो आपको छिपा लेते हैं? आपने उन स्थानों को क्यों नहीं चुना जो आपको छिपाते नहीं हैं? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? ऑफ कोर्स नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि में जो शीशे जो होते हैं एक्चुअली वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और उनमें से व्यक्तियों को इधर से उधर देखा जा, यानी उधर के व्यक्ति को आसानी से देखा जा सकता है। जितने भी आप ग्लास यूज करते हो, जो गॉगल्स होते हैं वो भी आपके कांच के ही बने होते हैं, तो उसमें देखा होगा कि जो चश्मे हैं ना वो भी आप मतलब इधर से उधर दिखाई पड़ते रहते हैं। आप फिर क्या आपने कभी शीशे की खिड़की अच्छा ये तो हो चुका है। इस पर रूप से नहीं किया होगा क्योंकि ऐसा करने पर आप जो है लोगों की नज़र में आ जाएंगे, आप लोग आपको जो है पहचान लेंगे। मित्र शीशे देखकर आपको पता लगा लेंगे और आपको पहचान लेंगे। ठीक है। उन पदार्थों अथवा सामग्रियां जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उनको हम पारदर्शी कहते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे कांच, जल, वायु। कुछ प्लास्टिक पारदर्शी कुछ प्लास्टिक्स भी होते हैं जो पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि लोगों को भी दिखें और लोग आसानी से इन चीज़ों को परचेज करें। और इसके अलावा जो मक्खियाँ हैं, जो अन्य प्रकार के कीड़े हैं, जो छोटे छोटे जीव हैं, वो इनमें आसानी से प्रवेश ना करें और जो ग्राहक हैं उनको आसानी से दिखें। जैसे आप कैंडी लेने जाते हो, कैंडी मतलब टॉफ़ियाँ लेने जाते हो, तो टॉफ़ियों में देखा टॉफ़ी का डिब्बा जो है वो ट्रांसपेरेंट होता था कि टॉफ़ी जो अंदर है वो आपको दिखाई पड़ेंगी, लेकिन जो छोटे छोटे जीव हैं या मधुमक्खियाँ हैं या कुछ अन्य प्रकार के जीव हैं वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। इन पदार्थों को हम अपारदर्शी कहते हैं और इंग्लिश में ओपेक्यू, एक शब्द आता है इंग्लिश में, इसको बोलते हैं ओपेक्यू, अपारदर्शी। आप यह नहीं बता सकते हैं कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं ये अपारदर्शी के उदाहरण हैं, यानी इनसे वस्तुओं को हम नहीं देख सकते हैं। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांत के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी समूह में कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। वस्तु को लीजिए, उससे देखिए, यदि आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को उस वस्तु से पास होकर देख लेते हैं तो वो वस्तु पारदर्शी, अगर ऐसा नहीं कर पाते या दूसरे ऑब्जेक्ट को आप उसमें से होकर नहीं देख पाते तो वो वस्तु अपारदर्शी कहलाती है। तो ये कंसेप्ट आपका था पारदर्शी और अपारदर्शी के प्रोस्पेक्ट में। और ये हमारा बायोलॉजी फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है जो हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है। अभी उतनी ज़्यादा सर्च लिस्ट में नहीं आता, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि आपके लिए जो हो सकता है मैक्सिमम एफर्ट वो हम करते रहते हैं। ओके। और किसी भी बच्चे को यदि कोई डाउट्स होता है तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे 8081581341 पे कमेंट भी कर सकता है। और ये बायोलॉजी फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिएगा और साइड में जो बेल आइकन है इसको भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको समय से जो है नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। टिल देन थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।